गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि आखिर में जो फिज़िक्स है वो क्या है और फिज़िक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इस दूसरे लेक्चर में हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि नेचर में कितने तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं और वो हमको कैसे मिलते हैं, कैसे किन इंटरेक्शंस में हम उनको प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस नेचर में जितने भी टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। हमारे पास नेचर में 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस एंड नेमली दे आर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस हमको नेचर में मिलते हैं जो कि फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, ठीक है। अब इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हमने आपको जब फिजिक्स में बताया था तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि 2 डोमेन है फिजिक्स की स्टडी करने के बारे में। तो जो 2 आपकी डोमेन्स मिलती हैं उनमें इन फोर्सेस कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं इसके बारे में ज़रा जान लीजिए। ये जो आपके फोर्सेस हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही मिलेंगे। मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन फोर्सेस के बारे में कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, जो इसकी डोमेन है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में मैक्सिमम इनको पाया जाता है। कैसी डोमेन में? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दूसरा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है। ये 2 फोर्सेस आपको क्या है, आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं और आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आपको ये दिखेंगे हमेशा। और ये कैसे फोर्सेस हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस। जब हम फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है वो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे किस डोमेन में कौन से फोर्सेस आएंगे। ये आपका शॉर्ट डोमेन में आएगा। इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में न्यूक्लियर साइज की रेंज में, न्यूक्लियर साइज की रेंज में जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते। और ये आपका लॉन्ग रेंज में आएगा। इसका मतलब क्या है? आप 2 मासेस को देख सकते हैं, आप अर्थ और मुझको देख सकते हैं। दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं जहाँ पर आपके पास क्या है, करंट बह रही है और जो करंट बह रही हो किसके? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है? फोर्स की वजह से। चार्जेस में जो आपका वोल्टेज बनता है उसकी वजह से। अब यहाँ पर बेटा अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनका नेचर क्या है और क्या है ये। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो फोर्स आपका है वो किसके लॉ से आता है? न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ चुके हैं। और ये कैसा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में ये लॉ फॉलो होता है, ठीक है। और इस लॉ में आपने पढ़ा था कि फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज is equal to the
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और ये जो g है आपका, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये फोर्स के लिए आपने एक फार्मूला निकाला था, ये इससे आपको फोर्स दे सकते थे। ये इसके प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के दोनों मासेस के, और ये प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली इसके 1/r² के। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये जो फोर्स है उसका कारण को क्या है, मास। ठीक है, तो मास कैसी प्रॉपर्टी है, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, कोई भी जो बॉडीज हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ये कैसा फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है। अब यहाँ पर जब हम मास की बात करते हैं तो इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज या फोर्स बिटवीन बॉडीज ड्यू टू देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, फंडामेंटल force between the bodies due to the fundamental property mass is called ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसकी वजह से होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास की वजह से ये फोर्स आपको मिलता है बॉडीज़ में। ये बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन जो होता है तो ये क्या कहलाता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आपका जो न्यूटन्स लॉ था उसने इसका एक्सप्रेशन दिया था कि हम फंडामेंटल फोर्स को कैसे पाएंगे, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल था ये इसका। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान लें कि आखिर में जो ये हमारा फंडामेंटल फोर्स है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ से आपको मिल रही है क्या, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडीज। जो बॉडीज का मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इसका मतलब क्या है, इट इज दैट इज it is inversely proportional to the square of separation बिटवीन बॉडीज़। ये जो बॉडीज़ है उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी चीज़ क्या है बेटा, यूनिवर्सल फोर्स है। और हमेशा दो बॉडीज़ के बीच में जब मास है तो ये फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अगर कोई दो बॉडीज़ हैं इनमें जो फोर्स लगता है वो हमेशा हम किस तरफ देखते हैं, सेंटर की तरफ देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक, सेंट्रल फोर्स है। और आपने 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। इसका मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं होता वर्क वहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, रेंज बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं प्लैनेट जो भी मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं,
जो भी आपका ये स्टार्स मूव कर रहे हैं वो कैसे हैं, आपका सब कुछ किस पर डिपेंडेंट है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स पर। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। कभी भी किसी भी जगह पे जब हमको फोर्स मिलता है बेटा, तो वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उनको बोलते हैं मैसेंजर पार्टिकल्स। उनके बिना वो फोर्स संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो मैसेंजर पार्टिकल होता है जिसके एक्सचेंज से आपको ये फोर्स मिलता है, वो कौन सा पार्टिकल है, मैसेंजर पार्टिकल। यहाँ पर ग्रेविटॉन है, क्या है, ग्रेविटॉन, ठीक है। इसकी वजह से, इसके एक्सचेंज से ही आपको क्या मिलेगा, ये फोर्स मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज आल्सो फंडामेंटल फोर्स। ये फोर्स भी आपका फंडामेंटल फोर्स है। क्यों? बिकॉज चार्जेस आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट। चार्जेस जो होते हैं वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के। इस वजह से ये जो फोर्स है जो आपका चार्जेस की वजह से मिलता है, ये क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फंडामेंटल फोर्स कहलाता है। यहाँ पर दो तरीके के फोर्सेस आपको मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा कैसा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स में ये फोर्स आपको चार्जेस की वजह से मिलता है, या चार्जेस की मोशन की वजह से आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्जेस दोनों आपके दोनों जगह पे चार्जेस इन्वॉल्व हैं, और दोनों ये जो फोर्सेस हैं आपके वो इनसेपरेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो फोर्सेस मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू the charges at rest। रेस्ट में जब चार्जेस होते हैं, चार्जेस रुके हुए होते हैं, रेस्ट या स्टैटिक वर्ड भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसी से मिलकर क्या बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। जो ये फोर्स है आपका किसकी वजह से मिलता है, चार्जेस एट रेस्ट की वजह से। चार्जेस जो रुके हुए हैं उनकी वजह से होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स आपका कूलॉम लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। कूलॉम्स लॉ से हम निकालते हैं, और यहाँ से फोर्स आपको मिलता है क्या, इट इज़ इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 चार्ज फर्स्ट बॉडी पर, Q2 चार्ज सेकेंड बॉडी पर, और उनकी सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, मैग्नेटिक पोल्स, फोर्स ड्यू टू magnetic poles or charges in motion is called magnetic force। ठीक है। ये फोर्स आपका होता है और ये वेलोसिटी और आपके मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होता है।
चार्ज पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्स है, ये दो तरीके के फोर्स आपको यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों मिल करके इस फोर्स को बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, और ये दोनों क्या है, इनसेपरेबल हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकते हैं। अट्रैक्टिव कब होंगे? जब चार्जेस सेम हो, जब चार्जेस डिफरेंट हो। डिफरेंट टाइप के चार्जेस मतलब क्या, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस प्लस हो या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो आपको क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। और अट्रैक्टिव कब मिलेगा, जब नॉर्थ साउथ हो और साउथ नॉर्थ हो, मतलब अपोजिट नेचर के पोल्स हो मैग्नेटिक या अपोजिट नेचर के चार्जेस हो, तो वहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है। और इसी का जस्ट उल्टा, इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के चार्जेस हों या सेम टाइप के पोल्स हो, वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये फोर्सेस कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें जो जानने वाली है वो क्या है कि ये जो फोर्सेस हैं वो कैसे फोर्सेस हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ये 11th में आपको पढ़ाया जा चुका है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और सेंट्रल फोर्सेस हैं। ठीक है, दिस फोर्स इज 10 to the power 36 times stronger than ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और ये जो फोर्स है आपका, वो जो मैसेंजर पार्टिकल है या किस पार्टिकल के एक्सचेंज से आपको मिलता है, वो पार्टिकल कौन सा है, फोटॉन। ये फोटॉन के एक्सचेंज से आपको मिलता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो क्या है, ये आपका फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट हो सकता है या आपके ये पोल्स हैं उन पे, और चार्जेस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के तरीके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करता है। फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना क्या है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स आपका लगता है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न, ये जो रिएक्शन होती है उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। इसका मतलब क्या है, ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। ठीक है, और ये कैसा फोर्स है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। ठीक है, तो द फोर्स बिटवीन protons and neutrons is called strong nuclear force
ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है। इसका मतलब क्या है? ये आपका जो फोर्स होगा वो शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, और क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में ही होते हैं, इसका मतलब इसकी रेंज क्या है? न्यूक्लियस की रेंज। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। दूसरी चीज क्या है? जो इसकी रेंज है साइज ऑफ न्यूक्लियस, कितना? 10⁻⁻15 मीटर। इसी को 1 फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो रेंज इसकी ये है। तीसरी चीज इसके बारे में, ये मेनली क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है मेनली, लेकिन ये रिपल्सिव हो जाता है, बट बिकम्स रिपल्सिव व्हेन डिस्टेंस between particles is less than 0.5 फर्मी। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी कहते हैं, और ये 1 फर्मी से 0.5 फर्मी से जब कम होगा तो क्या हो जाता है? रिपल्सिव नेचर में हो जाता है। ये फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है, और ये फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फोर्स आपका न्यूक्लियर रेंज में लगता है, किसके बीच में? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्स होगा आपका वो इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं लगेगा, नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन्स द्वारा एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है आपका वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है और न्यूक्लियर रेंज में लगता है, इसलिए ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे आपका एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे ये नहीं लगता है। इसको नोट कर लीजिए। ये फोर्स आपका जो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये फोर्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स क्या होता है? बड़ा होता है। लास्ट आपका ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये भी फंडामेंटल फोर्स है, ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियर फोर्स है। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। लेकिन बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड रखता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है। लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा क्या होता है? जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, वहाँ पर आपको ये वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलता है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं द फोर्स
comes between elementary particles involved in nuclear process is called weak nuclear फोर्स। यहाँ पर आपको जानना होगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगता है आपका, और ये फोर्स हमेशा कब लगेगा, जब न्यूक्लियर प्रोसेस में ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें। जहाँ पर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर ये फोर्स आपको मिलता है। फोर्स acts when there is neutrino or anti neutrino is involved। न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होता है, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स साइज न्यूक्लियर साइज, जो न्यूक्लियस की साइज होती है आपकी वो, ठीक है। और किसकी वजह से ये होता है, जेड, ठीक है। ये आपका मैसिव जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है डब्ल्यू प्लस माइनस जेड और डब्ल्यू प्लस माइनस और जेड, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जानने की जो ज़रूरत है वो क्या है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से डिफरेंट है, और ये मैसिव वेक्टर बोसॉन्स के एक्सचेंज से हमको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पर ये हमको मिलता है, ठीक है। एक और चीज़, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमने एक्सचेंज पार्टिकल नहीं बताया था, वो आपका पाई मीसॉन होगा। पाई मीसॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए पाई मीसॉन एक्सचेंज पार्टिकल होता है। और यहाँ पर क्या है, मैसिव वेक्टर बोसॉन्स जो है आपके डब्ल्यू प्लस माइनस एंड जेड, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलता है, ठीक है। तो ये आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस हो गए नेचर में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं जो शुरू हो रहे हैं, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड में ये शुरू हुआ है टॉपिक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यहीं से फिजिक्स शुरू होती है, ठीक है। और ये जो फोर्स है आपका वो दिस इज 10 to the power 25 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम चारों फोर्सेस को चाहें तो एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस को। अगर हम कंपेयर करें, सबसे पहले क्या आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्रम से लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, वीक न्यूक्लियर फोर्स,
फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सपोज करिए इफ दिस इज 1, देन दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power 25, then this will be equal to 10 to the power 36 and this will be equal to 10 to the power 38। तो अगर हम इनके रेशियोज़ को लिखें, G रेशियो W, पहला वर्ड हम ले रहे हैं, E रेशियो S, या इस तरीके से आप कर सकते हैं, F G रेशियो F, W रेशियो F, E ratio F, S will be equal to 1 ratio 10 to the power 25 ratio 10 to the power 36 ratio 10 to the power 38। और यहाँ से आपको एक सीरीज़ मिलती है जो आपको बताती है Fg is less than Fw and which is less than F electromagnetic which is less than F स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इसका मतलब क्या है, जो वीकेस्ट फोर्स है नेचर में वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो इनका कंपैरिजन पूछा जाता है या ये पूछा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, थैंक यू बेटा।